नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये सेशन होने वाला है वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आने वाले जीएस और जीके में से जो जियोग्राफी का पोर्शन है कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी जियोग्राफी पढ़ा है और सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर किया है। तो दोस्तों, आज के सेशन में आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ा लेना है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो रफ्तार से चलूंगा, समझाने का ज्यादा प्रयास रहेगा और फटाफट रिवीजन करने वाले हैं और एक ये मैराथन क्लास होगी। ठीक है, तो चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पेट में 5 नंबर का जो है 5 नंबर का वो आपका आएगा जियोग्राफी, और अगर स्टैटिक जीको को भी जोड़ लिया जाए तो कम से कम 2 नंबर और 7 नंबर मान लीजिए इससे छपने वाला है एग्जाम में। अगर आपने यहाँ अच्छे से कर लिया तो 7 में से आप मान लीजिए कि 4 नंबर आपका बन जाएगा, या आप कहीं से भी किए हो तो आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स के अनुसार। ठीक है, तो चलें फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बता दूं कि जो जियोग्राफी का सिलेबस है पेट में वो कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 6-7 टॉपिक दिया हुआ है। तो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, नदियां, झरने और तटीय मैदान, भारत के राज्य, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर और झरना, और 2-4-6 टॉपिक और है दोस्तों, उनको भी चर्चा करेंगे, जैसे टाइम जोन, खनिज संसाधन। इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो चले, मैंने पहले से लिख रखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत एवं भूगोल, विश्व का भूगोल स्टार्ट करने से पहले भूगोल का एक संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। भूगोल क्या है दोस्तों? भूगोल को जो है, भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी आपको लिखना कुछ नहीं है, जियोग्राफी। दोस्तों, जियोग्राफी जो है, जियो प्लस ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दिख रहा है आपको? ठीक है, जियोग्राफी दोस्तों, जियो प्लस ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। इतना क्लियर है मामला? अब यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि जियोग्राफी यानी भूगोल के जनक कौन है? तो जो जनक है भूगोल के वो है यूनानी, मतलब यूनान के एक वैज्ञानिक है या व्यक्ति है, कुछ भी मान लीजिए उनको, उनका नाम था एरस्टोथनीज। वो जनक है भूगोल के। अब बात करते हैं, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं भारत के भूगोल की चर्चा। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल से तात्पर्य है दोस्तों भारत का जो स्थिति है भौगोलिक दृष्टि से वो किस प्रकार से। यहां से चांसेस है एग्जाम में एक क्वेश्चन शायद बन जाए, जरूरी नहीं है बनेगा, शायद बन सकता है। तो भारत के भूगोल की बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। यूटी मतलब समझे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य, 8 यूटी हैं। अगर भारत का क्षेत्रफलीय विस्तार की बात करें तो वो है 2,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। और भारत का अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। पहले पर है रूस, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, फिर है यूएसए, फिर है यूएसए के बाद ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर है भारत अपना। यहां से डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है रूस, कनाडा, यानी पूछ लेता है भारत से छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद ब्राजील है, फिर यूएसए है, छोटा नहीं दोस्तों बड़ा, भारत से जस्ट बड़ा पूछ ले
और ऑप्शन में रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए ना देकर वो ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया को देगा, तो वहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बन सकता है। तो इसलिए ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, इतना कर लिया। अगर बात करें भारत का जो क्षेत्रफल है वो भौगोलिक दृष्टि यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। ठीक, इतना सभी लोग क्लियर है, इतना मामला हो गया सभी का। आइए आगे देखते हैं। हम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बात कर लें दोस्तों जनगणना, यहां दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है। अगर दोस्तों चर्चा करें भारत की स्थिति जनगणना के अनुसार किस प्रकार से है, तो जनगणना के हिसाब से भी देख लेते हैं। भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है, जो कि विश्व की सेकंड लार्जेस्ट जनसंख्या है। इससे ज्यादा चाइना की जनसंख्या है। किसकी? चाइना की जनसंख्या है। बाकी बात करें दोस्तों भारत कहां पर स्थित है, तो यहां पर एक पॉइंट नोट करिएगा, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चाइना है। वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या है जो कि चाइना से कम है, बट वर्तमान समय में जो सर्वे आया है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है और चाइना भी इसी के लमसम आसपास में ही है। तो इतना हो गया। बाकी जनसंख्या के हिसाब से भारत की जो रैंक है वो दूसरी है। और दोस्तों जो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत का जो जनसंख्या भागीदार है वो 17.5% है। 17.5% भागीदार है। और इतना कंप्लीट हो गया दोस्तों। इससे ज्यादा यहां से भारत से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी कि अगर बात करें थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट था, डिस्कस कर लिए। अगर मैप पर देखा जाए, मैप पर भारत की स्थिति क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है और गलत होता है। आप पिछला क्वेश्चन देखना, यानी पिछले साल का देखना, वहां से एक क्वेश्चन बना था जो कि बहुत सारे लोग गलत किए, अक्षांश और देशांतर से। वो भी आज चर्चा कर लेंगे हम लोग। ये मान लेता हूं एक पृथ्वी है, एक बना रहा हूं पृथ्वी। देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है आपको यहां? ठीक है, दिख रहा है। ये है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री जिसे बोलते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके जस्ट ऊपर है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसके जस्ट नीचे है मकर रेखा। इतना समझ गए सभी लोग? बहुत ही ध्यान से इन चीजों को देखना। ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, बीच में जो गई है भूमध्य रेखा है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत यहां पर स्थित है। ठीक है, मैप दोस्तों सही बन नहीं पाएगा। ये है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इतना मामला क्लियर है। भारत जो स्थित है, आप यहां से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध नीचे है, उत्तरी ऊपरी गोलार्ध है। तो भूमध्य जो है 2 बराबर भागों में जब बांट देता है भारत को, तो भारत कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इतना मामला क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षांश और देशांतर में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत किस देशांतर में स्थित है, तब आप क्या जवाब देंगे? देशांतर क्या होता है दोस्तों? जो पृथ्वी पर जो खड़ी काल्पनिक लाइनें हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, और जो ये पड़ी लाइनें हैं उन्हें अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भारत की बात की जाए तो ये पूरब में है, भारत पूरब में है ना। तो जब बात की जाए तो भारत कहां स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, यहां इतना याद रखना। पूर्वी देशांतर बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, तभी काम बन पाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब मैप के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। मैप इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, बट उस पर मत जाना, कंटेंट पर जाना। ठीक है,
या कहां पर बनाऊं, यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। यहां देखना, देखो दोस्तों, यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा इस बार एग्जाम में, 100% पक्का है। देखिए, ये मैं भारत का मैप बना रहा हूं, ठीक है। ये भारत का मैप है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, समझ लेना अपने आप से। ये भारत का मैप है दोस्तों। अगर मैं यहां चर्चा कर लूं तो सबसे ऊपर यानी उत्तरी भारत का जो उत्तरी बिंदु क्या है, ये है उत्तरी, मतलब यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। तो दोस्तों, जो भारत में उत्तर में सबसे स्थित है वो है लद्दाख। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु पर कौन सा राज्य स्थित है, तो लद्दाख स्थित है दोस्तों। ये लद्दाख है, सद्दाख में समझना, लद्दाख स्थित है, ठीक है। बात कर ले दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र पर, तो यहां पर गुजरात स्थित है, ठीक है। सबसे नीचे दक्षिणतम पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, शॉर्ट में लिख देता हूं टीडी। और यहां पर जो दोस्तों स्थित है वो है अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल। इतना मामला क्लियर है सभी को दोस्तों? ये वाला थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है। ये वाला सही है। अब दोस्तों यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कुल लंबाई कितना, यहां ये वाला क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों 2999 किलोमीटर, ध्यान रखना। और यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है वो कितना है, वो है 3214 किलोमीटर। ये 2999 नहीं, 2933 है, गलत हो गया, ठीक है। भारत की बात करें तो जो उत्तर से दक्षिणतम बिंदु की लंबाई कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 है। तो बात माइंड में सेट कर लेना। अब बात करें दोस्तों पश्चिम में, गुजरात का जो अंतिम बिंदु है वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोहर माथा, गोहर माथा, ठीक है। उत्तर में जो स्थित है उसको कहते हैं इंदिरा काल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इंदिरा काल कहते हैं। दक्षिण में जो स्थित है यहां पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यहां अपना आता है नीचे स्थित है निकोबार द्वीप समूह, नाम तो सुना ही होगा, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अगर दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि भारत के उत्तर में, उत्तर का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल है। पूरब का पूछ रहे तो पूरब में स्थित है किबिथु, किबिथु, किबिथु नाम है उसका, ठीक है। तो इतना मामला क्लियर। थोड़ा दोस्तों हिंदी वगैरह गलत हो जाए लिखने में तो आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कंटेंट पे जाइएगा। किबिथु स्थित है, इतना सभी लोग समझ गए हैं। अगर दोस्तों पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम अंतिम बिंदु कौन सा है, तो निकोबार द्वीप समूह के पास है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यानी बात कर ले दोस्तों तो दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु है, ठीक है, सबसे दूर भी है और दक्षिणतम भी है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। अगर ऑप्शन में ये न दे कि सबसे दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु, इंदिरा पॉइंट के स्थान पर पिग्मेलियन पॉइंट भी दे सकता है। तो उतना मामला क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कन्याकुमारी। दोस्तों कन्याकुमारी तो दक्षिण का अंतिम बिंदु ही है, लेकिन दोस्तों क्या आपने इसका पुराना नाम आप जानते हैं? इसका नाम है केप कुमेरिन,
केप कुमेरिन। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया। अब इतना दोस्तों समझ चुके हैं, तब अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। दिख रहा है आप सभी लोगों को? दिख रहा है? ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चर्चा करते हैं अक्षांश और देशांतर के आधार पर। तो मैं इसको हटा रहा हूं सबको। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश को बोलते हैं दोस्तों लैटिट्यूड और, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, अक्षांश को जो बोलते हैं वो बोलते हैं लैटिट्यूड, और देशांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो एक छोटा सा मैप बना रहा हूं भारत का, यहां से समझने का प्रयास करना, और उम्मीद करता हूं यहां से आपका मामला क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है, अगर देशांतर की बात करूं तो आपको मैंने पहले ही बताया था, देशांतर होती है इस प्रकार से खड़ी हुई लाइन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से खड़ी हुई लाइन। ठीक है, तो और अक्षांश होती है ये पड़ी हुई लाइन। ये पड़ी हुई लाइन अक्षांश है दोस्तों। क्या ये कोई रेखा खींची गई है? बिल्कुल नहीं खींची गई है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। तो जो अक्षांश की बात करें दोस्तों, तो ये स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। अब यहां बात करें दोस्तों, तो ये वाली जो देशांतर है इस पर है दोस्तों 97 डिग्री और 25 मिनट पर। ठीक है, अब यहां बात करूं दोस्तों, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पर। इतना मामला सबको क्लियर है? अब दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये चीजें समझ लीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि पूछेगा भारत जो स्थित है, भारत की स्थिति अक्षांश रेखा पर कितने डिग्री कितने मिनट पर है। तो अक्षांश पर पूछेगा तो 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड यानी अक्षांश पर स्थिति है। ये वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर आप अक्षांश और देशांतर समझ चुके हैं तो पेट 2021 का एक क्वेश्चन आया था, आप वहां देखना, बहुत अच्छे से मामला क्लियर किया है। मतलब ये समझ लिया तो कर लेंगे। ये है दोस्तों अक्षांश, खड़ी वाली रेखा को बोलते हैं देशांतर। इतना मामला क्लियर है? अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों की। यहां लिख रहा हूं, समझना, भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य। ठीक है, भारत के पड़ोसी राज्यों की अगर बात की जाए तो भारत के कई सारे पड़ोसी राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं जिनके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों ये थोड़ा मार्कर सही चल नहीं रहा है। 7 राज्य हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि किसके साथ में अधिक सीमा साझा करता है और सीमा का क्या नाम है, इतना क्वेश्चन बनता है। एक ट्रिक है, बचपन में भूत, में भू, ये वाला ट्रिक आपने अगर याद कर लिया तो आपका मामला सेट हो जाएगा। अगर बात करें भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर की कुल सीमा है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा मतलब भूम वाला, जमीन वाला, जिसमें पहाड़ पर्वत यानी कि जलीय सीमा की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंड वाली सीमा की बात है।
भारत के टोटल 7 पड़ोसी राज्य हैं, जिनको याद करने की ट्रिक है, 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें समझ लीजिए। सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है भारत, वो करता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से वो करता है 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इतना बात सभी लोग क्लियर हो गए, समझ गए। सबसे कम जो करता है वो करता है अफगानिस्तान से। अभी क्लियर करता हूं दोस्तों, कहां से कितना सीमा साझा और कौन सा राज्य करता है। 106 किलोमीटर टोटल साझा करता है। और बाकी 4 से चीन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर चीन, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल, म्यांमार और भूटान। अब देखना, अब दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। अफगानिस्तान वाले में तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अफगानिस्तान के साथ कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो सीमा साझा करता है, तो वो है लद्दाख। बात करें दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा, सिर्फ सबसे ज्यादा सबसे कम यानी दूरी ये पूछ सकता है। बाकी बात करें तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम और 2-1 राज्य हैं वो साझा करते हैं। चाइना की बात करें तो इससे क्वेश्चन बनता है कि इसका जो डिसाइड करता है सीमा रेखा, उसका क्या नाम है, तो मैकमोहन नाम है। ठीक है। पाक वाले का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो भारत और पाक के बीच में सीमा डिसाइड करती है। और अफगानिस्तान का नाम है डूरंड। समझ गए, इतना मामला क्लियर है सभी का, सेटम सेट हो चुका है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लें दोस्तों कि भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो है भूटान। ठीक। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारत का टोटल कितना राज्य सीमा साझा करता है विदेशों के साथ, यानी पड़ोसी राज्यों के साथ। तो भारत के टोटल 16 राज्य, 16 स्टेट सीमा साझा करते हैं और 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। बाकी पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कई सारे देशों के साथ है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। चाइना का है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और 1-2 है। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं भारत का तटीय सीमा रेखा कितना है, भारत का जलीय सीमा कितना है। कहां गया ये। ठीक है दोस्तों, अभी हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। भारत का तटीय सीमा, भारत का तटीय जिसे कहते हैं, भारत का तटीय, तटीय एक कोस्ट लाइन जिसे बोलते हैं, तटीय सीमा। टोटल कितना सीमा बनाता है, जलीय सीमा कितनी है भारत की, वो है 6100 किलोमीटर की। बहुत शार्ट में रिवाइज करा रहा हूं, अगर द्वीपों को जोड़ लिया जाए तो 7166, यानी बात कर लिया जाए दोस्तों तो 7516.6 किलोमीटर की कुल सीमा साझा करता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है पॉइंटों में, बट इतना ही ऑप्शन आएगा, नियर अबाउट 7500। यानी दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर शामिल कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर क्वेश्चन कैसा बनता है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है स्थलीय और कौन सा सबसे कम, मतलब ज्यादा वाले, तो इसकी ट्रिक है G80। गुजरात सबसे ज्यादा साझा करता है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, AP और इसके बाद है तमिलनाडु, TD। ठीक है, इतना मामला क्लियर है। क्वेश्चन यहां से इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और बात करूं दोस्तों सबसे कम वाला पूछ लिए, सबसे कम कौन सा तटीय सीमा साझा करता है, तो करता है गोवा 102 किलोमीटर। यहां से इतना ही क्वेश्चन पुटअप बन सकता था। तो हो गया मामला क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों, अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि भारत का जो तटीय मैदान है, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। ठीक है, आइए भारत का तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान में देखिए दोस्तों, जैसे काठियावाड़ का मैदान है जो अक्सर पूछा जाता है। काठियावाड़, काठियावाड़ कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है।
और कोरोमंडल पूछता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तटीय मैदान ये है तमिलनाडु में, टीडी में। और दोस्तों क्या पूछता है, बेगा पूछता है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों क्या पूछता है, एक दो और पूछता है, याद नहीं आ रहा है तो और देख लेना आप लोग। मालाबार भी पूछ लेता है, तो मालाबार है वो है केरला में, मालाबार केरला में। और कन्नड़ का आ जाता है दोस्तों, कन्नड़, कन्नड़ का तटीय मैदान ये कर्नाटक में है। तो आई होप इतना ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया है तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ठीक है। अब चर्चा करेंगे दोस्तों कि भारत का जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, यानी अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। भारत का जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह, द्वीप समूह, भारत का जो द्वीप समूह है दोस्तों वो है दो, एक है दोस्तों अंडमान, अंडमान द्वीप समूह, और एक है निकोबार, निकोबार। इतना ठीक है, गलत कर दिए क्या, ये अंडमान निकोबार तो एक ही है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और ये है लक्षद्वीप, ठीक है। अब दोस्तों बात करें द्वीप क्या होता है, द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी में घिरा हो और जमीन का कुछ हिस्सा उठा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप कितने हैं, लक्षद्वीप में छोटे द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 द्वीप समूह है, सॉरी द्वीप है, ये समूह है दोस्तों, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 572। तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कितने द्वीप किसके अंदर है, इतना सभी लोग कर लिए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो लक्षद्वीप समूह है ये कहां पर समाप्त होता है, तो ये स्थित है, समाप्त नहीं, स्थिति अरब सागर में स्थित है, और ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये जो बना है दोस्तों, ये बना है कोरल रीफ प्रवाल भित्ति से, ये द्वीप समूह बना है, प्रवाल भित्ति से बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये बना हुआ है अराकान योमा पर्वत श्रेणी से, अराकान योमा पर्वत श्रेणी से, ठीक है। इसका जो राजधानी है लक्षद्वीप की वो है कावरत्ती, कावरत्ती जिसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। भाषा है दोस्तों मलयालम, और इसका जो है राजधानी है वो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और यहां की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल। तो मामला इतना अगर आप समझ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहा हूं, भारत में जो द्वीप समूह है वो दो है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप पर जो द्वीपों की संख्या छोटे द्वीपों की है वो 36, अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ से बना हुआ है, कावारत्ती इसका राजधानी है लक्षद्वीप का, और मलयालम ऑफिशियली भाषा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 छोटे द्वीपों की संख्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी से बना हुआ है, और पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, सैंडल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इतना कर लिए सभी लोग। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर ये दोनों आसपास में स्थित हैं तो किस प्रकार से अलग होते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है उसी प्रकार के इनके भी बॉर्डर को चैनल के रूप में डिफाइन किया गया है। तो जो इनको जो अलग करता है अंडमान और लक्षद्वीप समूह को, वो करता है 10 डिग्री चैनल से। अब ये चैनल क्या होता है दोस्तों, चैनल वो रास्ते होते हैं जो समुद्रों के बीच में बनाए जाते हैं या बने होते हैं, बहुत पतले रास्ते होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं चैनल, ठीक है। इतना मामला क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे बहुत सारा एक इंपॉर्टेंट है वो चीज बता रहा हूं, बाकी बताने को थोड़ा बहुत और है इसमें, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ट्रिक बता रहा हूं जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मालदीव और
मिनिकाय को अलग करते हैं। देखिए ट्रिक का नाम है मामी माल है, मामी माल है, ट्रिक है मामी माल है। अब मामी से यहां पर मालदीव कर, मालदीव नहीं दोस्तों, मिनिकाय। दोस्तों जब इस प्रकार से क्वेश्चन की चर्चा की जाए तो आपको यहां समझना यह है कि आपको जो ट्रिक वगैरह बताई जाए उसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए। यानी कि दोस्तों 8 डिग्री, पहले चीज तो लिख दो, 8 डिग्री चैनल पर मालदीव को मिनिकाय अलग करता है, मालदीव को मिनिकाय। ठीक, यहां पर ये मालदीव हो जाएगा और ये हो जाएगा मिनिकाय। 9 डिग्री पर मां से हो जाएगा दोस्तों मिनिकाय, ठीक है, मिनिकाय, और ला से हो जाएगा लक्षद्वीप। ट्रिक याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 मामी माल है, ट्रिक है 8 डिग्री। दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ट्रिक का नाम है मामी माल है। 8 डिग्री पर मालदीव और मिनिकाय अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल पर मां से मिनिकाय और ला से लक्षद्वीप, यानी 9 डिग्री चैनल पर मिनिकाय और लक्षद्वीप अलग होते हैं। इतना मामला जब सब क्लियर हो चुका है, अब दोस्तों एक और चर्चा करते हैं जल डमरू मध्य की। पाक जल डमरू मध्य क्या है? पाक जल डमरू मध्य क्या है दोस्तों? क्वेश्चन यहां से बन जाता है, पाक जल डमरू मध्य। तो ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इतना ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, लंका ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बात करें तो दोस्तों ये कहां, ये किसको जोड़ता है? पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, पाक की खाड़ी को, इसीलिए इसका नाम है पाक जल डमरू, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, इतना समझ गए। अब दोस्तों बात कर ले थोड़ा सा भारत का जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, समय रेखा पर आधारित है। मतलब एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कर्क रेखा। दोस्तों 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा वो है जो है भारत को 2 बराबर विभाजों में, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। दिख रहा है आपको? ठीक है, भारत को जो है वो 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको याद रखना, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका जो ट्रिक है दोस्तों वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है भारत के वो 8 कौन से राज्य हैं जिनसे वो होकर गुजरती है। तो आप यहां पर देख लेना और ट्रिक से समझ लेना, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड और गोवा। ठीक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, बाकी एक एक बैठा लेना इस पर। इतना मामला सेटम सेट है। अब बात करते हैं दोस्तों मानक समय रेखा की। भारत का जो मानक समय रेखा है वो किस प्रकार से, कहां पर आधारित है? ठीक है, भारत का जो मानक समय रेखा IST इसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो 82.5 डिग्री पर स्थित है, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, इतना मामला समझ गए हैं सभी लोग। वही रेखा है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत का जो समय है वो लंदन के जो टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोलते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरती है। ये वही रेखा है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नैनी से होकर गुजरती है। समय जो लंदन के ग्रीनविच टाइम से दोस्तों 5.5 घंटे भारत का समय आगे रहता है। और ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 4 नहीं 5। उत्तर प्रदेश यानी बात करें यूपी, MP,
उड़ीसा, उड़ीसा, और दोस्तों याद नहीं आ रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना इन चीजों को। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है, जो कि लंदन के 5.5 घंटे, यानी लंदन के समय से 5.5 घंटे का समय भारत का समय आगे रहता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, MP, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अब इतना सब लोग समझ गए हैं, तो अब बात करते हैं नदियों की। अब टॉपिक पूरा सही से हटाकर भारत की नदियां पर चर्चा करते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो फिर इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी जो चर्चा है वो नदियों पर भी कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन बनता है। नदियां इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी में यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, नदियां भी 2 प्रकार की हैं, ध्यान दीजिएगा, नदियां भी 2 प्रकार की है। एक नदी है दोस्तों हिमालय वाली नदी, जो हिमालयी नदियां यानी हिमालय वाली नदी, और एक है दोस्तों दक्षिण भारत, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय नदी जिसे बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, नदी। अब दोस्तों हिमालय नदियां वह हैं जो, अब दोस्तों यहां पर चर्चा का विषय यह भी है कि जो नदी है हिमालय नदी और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय नदी, वो किस प्रकार की नदियां हैं। जो हिमालय नदी है दोस्तों, यहां पर 12 मास यानी साल भर जल भरा रहता है, साल भर जल भरा रहता है, मतलब इन नदियों में पानी की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हिमनद से निकलती, हिमनद से पिघल कर निकलती है। मतलब दोस्तों जो बर्फ का वो है हिमनद है, उसके पिघलने से ये नदियां बनी है। और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय नदियां वह हैं जिनमें साल भर जल नहीं रहता है, ये सीजनल नदी है, मींस कभी कभी भर जाती हैं अपने सीजन पर और बहुत ज्यादा आतंक मचाती हैं, और सीजन जब चला जाता है तो ये सूख जाती हैं, ठीक है। तो ये नदियां बारिशों के मौसम में आ जाती हैं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे इन बातों को। अब जो साल भर जल भरी रहती है, हिमनद वाली जो नदी है, जैसे है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी। यहां पर है दोस्तों जो है वो है गोदावरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा आदि नदियां हैं दोस्तों। यहां पर भी यमुना भी इसी में आती है दोस्तों, यमुना, ठीक है। अब दोस्तों नदियों में थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो एक महत्वपूर्ण, ये जो 2-3 नदियां हैं सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण नदियों पर ही चर्चा करेंगे। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं सिंधु नदी। दोस्तों ये वाली नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ कारण से ये इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं ये वाली नदी क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी को दोस्तों इंडस रिवर भी कहते हैं, इंडस रिवर। अगर कोई ऑप्शन में आ जाए इंडस रिवर क्या है, तो ये सिंधु नदी ही है, ठीक है, इंडस रिवर। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, यानी 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है। ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में बहती है। जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से उद्गम स्थल है। ध्यान देना, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर से है। कभी कभी यहां पर तिब्बत का मानसरोवर ना आकर एक आ जाता है बोखरचूम दर्रा, यानी ये वहीं पर है बोखरचूम, अगर ऑप्शन में आ जाता है तो वो भी सही होगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन में कभी कभी बन जाता है। अब दोस्तों इसके कुछ सहायक नदियां भी हैं सिंधु नदी का। और दोस्तों एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंधु जल विवाद किन 2 देशों के बीच में है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। देखिए सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है सिंधु जल विवाद। जल विवाद का क्या कारण है
दोस्तों सिंधु जल विवाद में पानी के बंटवारा को लेकर जल विवाद है। इंडिया जो कहता है वो कहता है ये सारा पानी मेरा है, मेरे एरिया में बहती है, जबकि ये नदी भारत से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। तो पाकिस्तान कहते हैं ये नदी का रूट यहाँ पर है, मेरे देश में है, तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं। यही जल विवाद है 1960 में, यही जल विवाद नदी जल विवाद वर्ल्ड बैंक यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चला गया और 1960 में वर्ल्ड बैंक ने एक समझौता कराया था। वर्ल्ड बैंक ने, ध्यान रखना, जिसमें ये कहा गया, इसमें समझौते में ये हुआ कि 80% जो जल है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान के लिए है, और 20% जो जल है वो इंडिया यूज करेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने 1960 में एक समझौता कराया, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। 1960 में एक समझौता कराया था जिसमें यह बात तय हुई कि 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल के पर अधिकार होगा इंडिया का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं जो महत्वपूर्ण है, ऐसा बन जाता है एग्जाम में। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, प्रमुख सहायक नदी, ठीक है, जो इसमें ऊपर से आकर मिलती हैं। एक है दोस्तों, सबसे पहले आता है झेलम नदी, झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिनाब है, चिनाब है, और 2-3 नदी और है, चिनाब है, ब्यास है, ब्यास, रावी और सतलुज नदी। अब थोड़ा सा चर्चा कर दी इन नदियों का भी, ये इंपॉर्टेंट है और इनका भी उद्गम स्थल पूछ लेता है। झेलम नदी जो निकलती है दोस्तों जम्मू कश्मीर की बेरीनाग झील से, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है। चिनाब निकलती है बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से, और रावी निकलती है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से, उद्गम स्थल ब्यास कुंड से है हिमाचल प्रदेश। सतलुज निकलती है तिब्बत के राकसताल से। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है, आपने रट लिया होगा, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अगर सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछ लेता है तो आपको सीधा सीधा मानसरोवर यानी तिब्बत लगा देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और शायद क्वेश्चन बन जाए कि ऊपर से आकर मिलने वाली नदी, ये तो समतल में मिलती है दोस्तों, ऊपर से जो आकर इन नदियों में सहायक नदी है वो खुर्रम, नुब्रा और गिलगित है। खुर्रम, नुब्रा और ये भी इसी की सहायक नदी है, और गिलगित। ठीक है, इतना मामला पूरा क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की भी, जो कि इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के बारे में भी सभी जानते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र, तो दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, मींस कि जो चाइना से निकलती है, और ये नदी सिर्फ भारत में नहीं बहती है, ये नदी बहती है चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, ये यहाँ पर बहती है और बहुत ही विशाल नदी है, काफी मात्रा में है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और दोस्तों जो ये कहाँ से निकलती है, चेमयुग हिमनद से निकलती है। ठीक है, इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। इससे जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो यही बनता है कि इसका जो नाम है, सांगपो नाम है चीन और तिब्बत में, सांगपो नाम है चीन एवं तिब्बत में। दिहांग नाम है, ब्रह्मपुत्र नाम है इसका असम में, ब्रह्मपुत्र नाम है इसका असम में, यहां तिब्बत भी है। ठीक है, और एक दो नाम है इसका। जमुना नाम है बांग्लादेश में, जमुना नाम है बांग्लादेश में। ठीक है,
और इसका दिहांग नाम है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग नाम है अरुणाचल प्रदेश, एपी में। ठीक है, एपी नहीं, इस तरह लिखो, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल में नाम है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा सा बात करेंगे गंगा नदी की। गंगा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारत का राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों एक और पॉइंट इसमें छूट गया है कि जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी है, तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो कि भारत में ही उद्गम होती है और भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, बांग्लादेश तक भी ये जाती है। तो उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। ये भारत के गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री उत्तराखंड है, एक स्थान है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री उत्तराखंड से ये नदी निकलती है। अब इसमें बहुत सारा दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, रुद्रप्रयाग, हरिप्रयाग, कहां पर कौन सी नदी, कहां पर क्या सहायक है, और ये सारा क्वेश्चन बनता है, बट उतना डिटेलिंग में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। भारत की ये राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है भारत की, ये चीज ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो बहती है ये यूपी में बहती है और सबसे कम झारखंड में, सबसे ज्यादा यूपी में और सबसे कम झारखंड में बहती है। ठीक है, और ये भारत के 28 जिलों में, ठीक है, बहती है। भारत के मतलब कुल मिलाकर ये 28 जिलों में बहती है, ये भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप देख रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों गंगा की कुछ सहायक नदियां भी हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। गंगा की सहायक नदी है, जैसे दोस्तों यमुना नदी है, जो सहायक नदी है, पूछ लेता है, सहायक नदी है यमुना, यमुना नदी, सोन नदी, इंपॉर्टेंट है सोन नदी, सोन नदी इस बार ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो सोन नदी आया था। हुगली है, हुगली है, रामगंगा है, ये नदियां सहायक नदी में आती हैं। ठीक है, अब इतना पर्याप्त है आप रिवीजन करने के लिए, अब इससे ज्यादा इसमें नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अगर कुछ और इम्पोर्टेंट होता तो मैं जरूर डिस्कस करता। आप यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ बहती है, यही चीज इसकी, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं दोस्तों उन पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये उसमें एक दो नदियां हैं, जैसे गोदावरी नदी है, उसको दक्षिण भारत की बृहद गंगा भी कहते हैं, और नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये सारी नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, गोदावरी जो नदी है वो त्रियंबक के पठार से निकलती है, और गोमती नदी एक है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पीलीभीत के पुलर झील से बहती निकलती है। यही सब कुछ इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो अब आगे नदियों पर नहीं चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों जल संसाधन की, जल संसाधन की, जल संसाधन। जल संसाधन क्या है दोस्तों? अब थोड़ी सी चर्चा जल संसाधन के ऊपर भी कर ली जाए। जल संसाधन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन वहां से बनने वाला जो है वो सारा कवर करने वाले हैं। देखिए जल संसाधन क्या है,
आप सभी जानते हैं कि लाइफ में जल का कितना महत्व है। सबसे ज्यादा जल का ही महत्व है और उपयोगिता भी है। तो जो पूरे विश्व में जल है, यानी पूरे पृथ्वी पर जल है, वो पूरे जमीन का 3/4 भाग जल है। प्रतिशत में बात करें तो 71% जमीन पर जो है वो जल है और मात्र 29% पानी है। पानी का जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सअप से जल बना हुआ है। 71% पृथ्वी पर पानी है और 71% पृथ्वी पर पानी है और 29% भूमि है। अब बात कर लें दोस्तों अलवणीय जल यानी शुद्ध जल की बात कर लें तो पृथ्वी पर कितना है जो शुद्ध जल है, जो ऐसा जल है जो पीने के योग्य है। तो शुद्ध जल जो है दोस्तों पृथ्वी पर वो है 2.5%। सोच लीजिए कितना कम पानी है। अगर इस जल का अगर उपयोगिता के आधार पर देखें, जो पीने योग्य अवेलेबल है हम सबके लिए, वो मात्र 30% जल अवेलेबल है। तीस प्रतिशत जो पानी हम लोग पी सकते हैं। बाकी को जो जल है यानी जो 70% इसमें से बच गया, 70% जल वो बर्फ की चादरों के रूप में है, बर्फ की चादर के रूप में पृथ्वी पर है। ठीक है, जो जैसे वो हिमनद वगैरह है वो इस रूप में है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं कि जो भारत में एक रिपोर्ट आई थी, उस सर्वे के अनुसार कहा गया था कि भारत में 2025 तक बहुत बड़ा जल संकट आ सकता है। प्रति व्यक्ति जल यूज के मामले में, ये वाला मार्कर सही नहीं है दोस्तों, प्रति व्यक्ति जल यूज के मामले में भारत का जो स्थान है वो है 133वां। ठीक है दोस्तों, 133वां स्थान है। अब बात कर लेते हैं, अब जो क्वेश्चन बनने वाला था दोस्तों वो सारा मैंने बता दिया है, यहां से कवर कर लीजिएगा, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं जल का स्रोत क्या है और किस प्रकार से जल का स्रोत क्या है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जल के स्रोत के बारे में। जल का स्रोत, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बनता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये। जल का स्रोत क्या है दोस्तों? जल का स्रोत 3-4 प्रकार से है, तो मुख्य रूप से जो है उन्हीं पर चर्चा करते हैं। पृष्ठीय जल, नंबर 1 पर है दोस्तों पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल और वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल, अब देखिए दोस्तों पृष्ठीय जल क्या है। पृष्ठीय जल वो जल है जो पृथ्वी के ऊपर नदियों, तालाबों या कुआं के रूप में पाया जाता है, वो है पृष्ठीय जल। भूमिगत जल तो आप जानते ही होंगे, भूमिगत जल तो आप जानते ही होंगे कि क्या है। ठीक है, जो जमीन के अंदर सुरक्षित है वो है भूमिगत जल। वायुमंडलीय जल वो जल होता है दोस्तों जो जमीन से वाष्पित होकर जल का कुछ भाग ऊपर चला जाता है, वो वायुमंडलीय जल कहलाता है। एक और है महासागरीय जल। महासागरीय जल, ठीक है, महासागरीय तो आप जानते हैं कि जो महासागरों में पाया जाता है वो जल। अगर दोस्तों जल का बात करें तो जो टोटल जल है उसका लगभग में 96%, कुछ पॉइंटों में कुछ ज्यादा है, लगभग में 96% पानी महासागरों के रूप में है, जो कि खारा जल है, अशुद्ध जल है। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध जल है। आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी पर टोटल जितना भी पानी है उसमें में 96% पानी अशुद्ध है। अब दोस्तों इन सब के बाद अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आइए उस पर। जल प्रपात यानी झरना, झरना किसे कहते हैं, आइए थोड़ा सा इस पर भी नजर डालते हैं।
झरना क्या है? झरना को दोस्तों वाटरफॉल्स बोलते हैं, वाटरफॉल्स। ठीक है, ये कुछ प्रकार से कृत्रिम भी बनाए जाते हैं और प्राकृतिक तो होते ही हैं। ठीक है, जो जमीन से यानी पहाड़ों पर्वतों से जो जल नीचे गिरता है, जमीन पर गिरता है, उसे ही झरना कहते हैं। जैसे भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो है एंजिल। दोस्तों ये मार्कर ही काम नहीं कर रहा है। विश्व का जो सबसे दोस्तों झरना है वो है एंजिल। भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल। कुंचिकल जो झरना है भारत में, वो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, जो कि बाराही नदी पर है। बाराही नदी दोस्तों, जो कि बाराही नदी कर्नाटका में है। ठीक है, और भी कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण है, जैसे धुआंधार है, हुंड्रू जल, गारसोपा जोग या गारसोपा गारसोपा जिसे बोलते हैं, गारसोपा जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात ये किस नदी पर है? शरावती नदी कर्नाटक में। ठीक है, अब एक और आता है दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात, जो कि इंपॉर्टेंट है। हुंड्रू जलप्रपात ये है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, दोस्तों गलत हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी ये है झारखंड में। ठीक है, अभी जो बता रहा था वो की शिला है, वो दूसरा है दोस्तों, उस पर नहीं जाना है। आइए थोड़ा सा अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अन्य पॉइंट पर। अब दोस्तों अन्य पॉइंट पर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अब अगले वाले सेशन में पूरा के पूरा कराऊंगा दोस्तों। थोड़ा सा जो भी और रिवाइज बचेगा, 7-8 पॉइंट और है, वो भी रिवाइज करा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूं। अब अगले वीडियो में पूरा कवर कराऊंगा। मैराथन तो पूरा 2-3 वीडियो में ही हो पाएगा, क्योंकि जो मेरे पास सिस्टम है अपलोड करने का वीडियो, वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता। ठीक है, फ़ोन से नहीं अपलोड हो पाता है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाकी अब मुलाकात करता हूँ बहुत ही जल्द एक और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द सॉल्वर गैंग को। ओके, बाय बाय।